अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फ़ैसला सुनाया। गोया कि मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की गईं और कहा यह गया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि ऐवान में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएँ। गोया यूँ हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई 2024 का जो 13 रुकनी बेंच का फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 12 रुकनी बेंच है उन्होंने 7 के मुकाबले में जो 5 जजेज़ हैं उनकी अक्सरियत से गोया कि ये फैसला सुनाया है। लेकिन नाज़रीन, जब इस केस की समाअत शुरू हुई आइनी बेंच में तो समाअत के शुरू में ही जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने इन रिव्यू पिटिशंस को खारिज किया, जिसके बाद इन दोनों जजेस को इस बेंच से किसी वजह के अलग कर दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं नाज़रीन कि जब कल ये फ़ैसला आया है तो इस फैसले में ये भी एक तासुर मिला है कि पार्लिमान में तहरीक इंसाफ अब बतौर पार्लिमानी जमात वजूद नहीं रखती और वो आज़ाद अरकान के जिन्होंने गोया कि इस अरसे के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, अगर वो दोबारा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल भी हो सकते हैं। और नाज़रीन, कुछ इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। गोया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के जो पहले फ़ैसले का भी हिस्सा थे और उन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी जमात तस्लीम किया था। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा था कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात के तौर पर वजूद रखती है, लेकिन अब की बार उन्होंने इस फैसले में रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए गोया कि किसी और फैसले के साथ खड़े हुए हैं। और इस यहाँ पे नहीं बात रुकती बल्कि हैरानकुन तौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस सैयद हसन अतर रिजवी साहब, उन्होंने भी गोया कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला उसके में वो शरीक थे, बट अब उन्होंने भी अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ इन रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट किया और किसी और फैसले के साथ खड़े हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली नाज़रीन, इस फैसले के बाद अब ऐवान के अंदर हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि अगर 27वीं यानी तरमीम लाना चाहे हुकूमत तो उसके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिव्यू पिटिशंस उसी बेंच को सुननी चाहिए थी कि जिसने ये फैसला दिया, और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर नया बेंच बनना नागुज़ीर भी था 26 यानी तरमीम के बाद, तो क्या उस फैसले के जो ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को क्या उनको भी बेंच में शामिल होना चाहिए था कि नहीं। इस सारे मामले को डिबेट करेंगे और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल मौजूद है। इख्तियार वली साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए इत्तलात व नशरियात, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। तो सर, गुफ्तगू का आप ही से करते सर। वो पंजाबी कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। मतलब है कि इस सारी समाअत के दौरान जो एतराज़ तहरीक इंसाफ पे उठता रहा है कि आप रिलीफ मांगने नहीं आए। आप तो अगर किसी मरले पे इस केस का हिस्सा बने भी थे तो उस वक्त भी प्ली आपकी ये थी कि हमें सुना जाए। ये आपने उस वक्त भी नहीं कहा कि नशिस्तें हमारी हमें दी जाएं। तो सर, आज जो फैसला आया उसको लेके आप तनकीद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं आपके रहनुमा, लेकिन गलतियाँ तो आपसे भी हुई हैं ना। शिराज साहब, थैंक यू। पहली बात यह है कि क्या हम जब तस्दीक करते हैं या सही काम करते हैं तो फिर हमें कौन सा रिवॉर्ड मिलता है, और इस फैसले से किसी को और तवक्को होगी। मुझे तो पहले दिन से कोई तवक्को नहीं थी। आपसे भी बहुत दफ़ा बात हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो मुझे तो इसके अलावा कोई और फैसला नज़र नहीं आता था। बुनियादी तौर पर जो मामला तहरीक इंसाफ को सीटें देने का नहीं है या लेने का नहीं है, बुनियादी तौर पे विल ऑफ द पीपल को ठुकराए जाने का मामला है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑफ द पीपल एम्बॉडिड इन अ बुक, यानी एक किताबी सूरत में लोगों का मजमा नज़र है, सही अवाम पाकिस्तान का। उस आइन और इमरानी माहदे के तहत कुछ काम होने हैं, किसी तरीके से होने हैं, साफ शफाफ इलेक्शन उसमें से पहली शर्त है, और उसके नतीजे में जो ज़हूर पजीर होने वाली हुकूमत है उसके ज़िम्मे कुछ काम हैं, कुछ ड्यूटियां हैं, कुछ अवाम के ज़िम्मे काम है, कुछ उनके हकूक़ हैं, कुछ उनके फ़राइज़ हैं। तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन फ्रॉड है, बुनियादी तौर पे जजेस ने उसको ओवरलुक करते हुए ये कहा है, और ये बेंच की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, किन कानून के तहत हुई, वो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं आते हैं, मेजॉरिटी का फैसला मिनॉरिटी ने चेंज कर दिया, ये चीज़ें अपनी जगह पे कानूनी हुक्म मौजूद हैं।
लेकिन जब आपने इतना बड़ा इलेक्शन फ्रॉड, ये तो आंखें बंद करके बात कर रहे हैं, क्या जैसे अब आप पेरिस से आए या वो क्या होनालुलु में थे उस वक्त, सर उसके लिए भी तो जमीन आपने फहमार की ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते। 2 साल से आपको कह रहे थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है हमारा 6-8 महीने से पहले उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठी हुई थी, साल भर हो गया था, तो पहले फैसला दे देते। स्क्रूटनी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सलाउद्दीन पवार साहब का जो अलहदा होने का मकसद है, वो भी तो आप ऑब्जर्वेशन से वो अलहदा हुए तो दे, आप देखें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक ये वही बेंच होना, ऑथर जजेस तो मौजूद नहीं है। सही, ये पहला रिव्यू है, नजरसानी है, जिसमें जिस शख्स का फैसला रिव्यू किया गया वो मौजूद नहीं। आप बेंच ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, उनको भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन इक्वेशन क्योंकि बराबर नहीं आ रही थी। अब ये अवामी मलकियत है, इस फैसले पे जितनी तनकीद की जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो स्याह ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें एक और इजाफा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पहले सालों बाद आते थे, 20 सालों बाद आते थे, अब हर साल एक ऐसा फैसला आता है जिससे हम बतौर सुप्रीम कोर्ट के हमें कहते हैं कोर्ट के अफसर हैं, शर्मिंदगी होती है। उन फैसलों के ऊपर भी कतई नज़र के किसी जमात से आपका ताल्लुक़ है या नहीं है। किस तरह से हो सकता है कि लोगों ने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट दिए हों, जिस हालात में इलेक्शन हुए हों, और फिर कहा दिया जाए कि आप उसको, ये तो लोगों की अमानत है, किसी पार्टी की अमानत नहीं है। तो लोगों से अमानत छीन ली गई है, तो लोग जो हैं अगर इस छीने जाने पे खामोश हैं, अब मुस्तरब नहीं हैं, बेचैन नहीं हैं, तो फिर आपकी किस्मत में ऐसी नाइंसाफ़ियाँ लिखी गई हैं, फिर आप होती रहेंगी। इनफैक्ट वैसे अप्रिशिएट को ज़्यादा नहीं किया जा रहा, लेकिन जो नुकात उठाए हैं चौधरी साहब ने भी, कि बेहतर होता कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया है, गोया कि रिव्यू पिटिशन भी उस दौर में आ चुकी थी, बट काजी फैसल साहब डिले कर रहे थे, वजह नहीं मालूम क्यों कर रहे थे, तो बेहतर होता। और मोर इम्पॉर्टेंटली इख्तियार वली साहब कहा जा रहा है कि 26वीं आनी तरमीम भी अभी कंट्रोवर्शियल है, जिस तरह मंजूर हुई है उसका फेट डिसाइड हो जाए कि उसके नतीजे में ये बेंच बना है। तो अगर वो बाकी नहीं रहती तो ये बेंच बाकी नहीं रहता, ये बेंच बाकी नहीं रहता तो उसके फैसले कहाँ जाएंगे सर? अब आप 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, उसके बाद तो पता नहीं आप क्या कुछ कर बैठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम कहीं नहीं जा रही, वो अपनी जगह रहेगी। एक अच्छा, उससे मुताल्लिक भी फैसला आपको पता पहले से पता है, क्योंकि वो भी मतलब लीगल तरीके से पार्लियामेंट ने जिस तरह से कानून साजी की है, मैं उस सिनेरियो में कह रहा हूँ, उस एस्पेक्ट से। मेरा भाई फैसल चौधरी जो है ये बात तो कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, मर्जी की आयतें पढ़ना, मर्जी की कहावतें पढ़ना और मर्जी की दास्तानें बना के पेश करना, मुझे सारी वही चीज़ें लगी। बात ऐसी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो नहीं करेंगे शायद, मैं आपको ही कह रहा हूँ, कौम को कह रहा हूँ, मखसूस नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टीज की मुल्कियत होती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, आईन कहता है कि मखसूस नशिस्तें ये सियासी जमातों की मुल्कियत होती हैं। क्या पार्लियामेंट में इस वक्त आप एक सियासी पार्टी की हैसियत से बैठे हैं? बिल्कुल नो, आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं। क्या आपने इन मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा कराई थी? नो। क्या अगर अब मैं मान लूँ कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे, तो आपने उनकी तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अपनी मखसूस नशिस्तों की प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई थी? मखसूस नशिस्तों उनको तो अपने रहनुमा आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। वही तो कह रहा हूँ, उनका तो अपना लीडर जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। अगर आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थे या इलेक्शन लड़ाया, तो क्या आपने फिर, ये तो फिर आप बताएंगे, उसमें भी आता हूँ, हाँ, क्या वहां से आपने इलेक्शन के लिए मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी है? नो। तो फिर आप हु आर यू, आप कौन है? आप तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इलेक्शन एक्ट कहता है, इलेक्शन एक्ट के इफ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपने मांगी नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने लिस्ट नहीं दी, तो वो आपकी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप उसके लिए एंटाइटल नहीं है। ये इसको भी भूल जाए, दुरुस्त बात है, आप इसको भी भूल जाए। मैं एक दो चीजें और बोलूं। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून बोले, अच्छा मुस्लिम लीग नून ना हो, पीपल्स पार्टी होगी, पीपल्स पार्टी नहीं होगी, JUI होगी, JUI नहीं होगी, MQM होगी, जमात इस्लामी होगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होगी और वो इसकी मलकियत होती है।
ये आप अभी तक इनके मेंबर्स जो हैं ये तो इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हैं, इन पे तो डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगता। कल को वो इधर से उधर चले जाए वो तो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते हैं। 26 तरमीम में तो गए ना वैसे। ये इनका तो सिरे से काम ही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में आए कहते जी हमें पास जरा है नहीं जरा जी सुन लो, हाँ हम पार्टी नहीं है, हाँ हम फरीक नहीं है, हमें सुन लो। लेकिन इख्तियार वली साहब केस इतना स्ट्रांग था ना, तो सर इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया? कहते कि वही बेंच सुनता जिसने इसका फैसला किया था। सर बेंच अगर मैं आपको भी बना दूं, अगर मैं कहूं कि आप जज हैं, मैं आपके सामने इलेक्शन एक्ट रखता हूं, मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रखता हूं, आप उसके मुताबिक फैसला करेंगे, बेंच चाहे कोई भी हो, फैसला यही आएगा। ये जब कोई जमीन शामिल आती देह में आती है ना, उसके मालिक कौन होते हैं? जो उस देहात के, उस इलाके के, उस खसरे के ऑलरेडी मालिक होते हैं। सही। जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी मिल्कियत सियासी जमातें होती हैं। ये सियासी जमात नहीं थे। तो ये वैसे सर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का ये किसने वैसे मशवरा दिया था? क्योंकि बहरहाल वो ऐवान में तो नहीं मौजूद ना, उनसे खुद रहनुमा। अच्छा, ये उनका विजडम था और किसी ने उसको चैलेंज भी नहीं किया? आप जैसे लोगों ने भी चैलेंज नहीं किया? हम जैसे लोग तो कहते रहे कि पीटीआई में रहे। एनीवेज, इफ्तार वली खान साहब ऐसे बात करें जैसे लॉस एंजल्स से कल आए। भाई बात यह है कि इलेक्शन आपने लड़ने नहीं दिया लोगों को। आपने जब सिक्योरिटी वाले दिन निशान छीन लिया, पीटीआई का लोग लिखा, पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई के प्रपोजल पीटीआई के, अच्छा मान गए हैं कि 9 मई की वजह से आपको इलेक्शन नहीं लड़ने। और दूसरी बात यह है पॉलिटिकल पार्टीज किसकी मुल्ज़िम है? वैसे मुल्ज़िम नहीं, अभी मुल्ज़िम है इनके खाते में है सर। जो हमने अपनी आंखों से देखा है ना, अदालतें इनको बरी भी कर दे, मैंने अपनी आंखों से आग लगाते देखा है। अच्छा, मैं काफी लोगों की निशानदेही कर सकता। फिर आपकी क्यों नहीं आई वो जो जियो फेंसिंग में? आप भी नहीं आए। गुजारिश मौजूद थे आप? नहीं सर, गुजारिश ये है कि 9 मई इन्होंने कह दिया कि 9 मई के शाखसाना कि 9 मई हुआ है। अच्छा भाई 9 मई जिसने किया उसको सजा दो। इफ्तिखार शराजी, फैसल चौधरी, इख्तियार वली ने किया तो इख्तियार वली को सजा दो। हम दोनों को ये फरमाइश भी आपकी पूरी हो, हमें क्यों टांगते हो? जिसने कुछ किया नहीं, जिन्होंने किया 100 दफा करो उनको भाई। 35,000 बंदा राउंड अप हुआ, 4 इंसिडेंट है, 35,000 आदमी। आपने पूरी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की, वो ख़त्म हो नहीं रही आपसे। आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, वो ख़त्म हो नहीं रहा, अनपॉपुलर आपसे नहीं हो रहा। अब आप जो हैं वो आप कह रहे हैं बेगानी शादी में, आपकी शादी हुई कहाँ? तुसी तो कुड़ी कट के ला गए हो, इलेक्शन तुसी खो के ला गए हो। मतलब इन बातों का हौस किया जाए या चलने दिया जाए? ये मेरे ख्याल में ये 2018 की बात है कि आप इलेक्शन में, ये 2018 की बात है। आपने कोई इलेक्शन, कोई इफ्तिखार साहब आप पे छोड़ते हैं, आप बता दीजिए 8 फरवरी का इलेक्शन को फ्री एंड फेयर था? उससे पहले को फ्री फॉर्म 47 का कर लेंगे सर। वो ट्रिब्यूनल में केसेस पड़े हैं ना, ट्रिब्यूनल में केसेस पड़े हैं, उनको भी स्प्लिट अप करें ना। इख्तियार वली साहब, आप इतना बड़ा इल्जाम है, आप अवामी मैंडेट के जरिए आए हैं, तो सर बिल्कुल पिटीशनों के सर उतर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सिर्फ नहीं उतरे तो केपी में नहीं, 2018 में ये इन्होंने किया क्या था? नहीं 2018 और 2024 का मुकाबला ये आए कैसे थे? जरदारी साहब कहते हैं। अच्छा आप मेरे बात, 1 मिनट मेरे पास, आप जहाज भर भर के, गवर्नर कहता है कि जी आप जहाज भर भर के एक बंदा नहीं जीता, फैसलाबाद लाहौर में का कोई बंदा नहीं जीता, जहाज भर भर के। आप हम नहीं कहते इनके इत्तेहादियों का, इनका अपना गवर्नर पंजाब कहता है। हौसला करो, नहीं हौसला का तो करिए, तुझे सानू हौसला रखने वास्ते कीता है। बारी अब मेरी है, आपकी बारी है नहीं, मेरी टर्न, आप पुचक रहे हैं मेरी टर्न पे। नहीं वो मुझे कह रहे हैं तुसी अभी चवल मार दे, आराम नाल बैठ जाओ। नहीं शिराई साहब है कि नहीं, वो चवला मारन दा ठेका। अच्छा पहले आप नहीं पहले ये तय कर ले बारी इनकी। नहीं मैं चलो इनको जरा पॉइंट ऑफ देने देना, दे दे। वैसे मजलूम लोग ने ना, मेरी मैं इनसे ये कह रहा हूं, खो के खांदे ने मजलूम लोग ने। आपके मुंह से जमहूरियत की बात, सिविल सुप्रीमेसी की बात, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात, ये रिजल्ट चुराया, वो रिजल्ट उठाया, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। आपकी जो बर्थ हुई थी, पॉलिटिकल बर्थ 2018 में, वो क्या थी? आप कैसे आए थे? हमारे तो सारे बंदों को, इलेक्टेड एमएनएस को उठा के आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया। कितने लोगों से टिकटें आपने वापस कराई। आपके लिए जनरल बाजवा का रास्ता ना बनाता, जनरल फैज आपकी हुकूमत ना चलाता, कर लेंगे, वो हमारा फैसला है। नहीं कर क्या लेंगे, अगर साकिब निसार ना होता जो कहता था
कि इन बाप बेटी नवाज शरीफ और मरियम को डिस्क्वालीफाई ना करेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती। आप हमें सिखाते हैं कि जमहूरियत क्या है और कौन किसके साथ मिला हुआ है। जवाब मैं लूंगा, मैं छोटा सा ब्रेक लेने देना। सारे मामलात आपके इतने खराब हैं सर। बात ऐसी है, ये पॉलिटिकल पार्टी न थे न है और न अभी तक ये बन चुकी। मैं इतना ही कहूंगा कि वजीर आजम तो इनका बन गया, लेकिन इनके वजीर आजम ने अभी तक ये नहीं सीखा कि हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू स्पीक लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। ये भी पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं है। ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, कुछ अप्रिशिएट भी उनको करते हैं, जिस तरह वो जाके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की तर्जुमानी करते रहे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक दो जी, रहने दो जी, फिर ऐसा कमाल कर दो। एक छोटा सा ब्रेक। वो क्रिकेट मैच कुछ और होता है, लीडर बनना कुछ और होता है। जाते थे, इनका लीडर डिग्गी में जाता था, फर्क तो ये है। एक छोटा सा ब्रेक। ओन चौधरी ने कहा था कि इमरान खान डिग्गी में गया है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सर कौन ਤੁਹਾਡਾ ओन चौधरी? ਤੁਹਾਡਾ ओन चौधरी सर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।